आइए एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई में गोता लगाते हैं जो हमें सत्ता के एक अजीब विरोधाभास के बारे में बताती है। एक ऐसा भारतीय राजा जिसकी सेना इतनी खौफनाक थी कि उसने सिकंदर महान के भी पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन बाहर से अजेय दिखने वाले साम्राज्य के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जो अंततः इसके पतन का कारण बना। हम बात कर रहे हैं नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद की, जिसकी अपनी ही जनता के बीच अलोकप्रियता ने उसके इतने विशाल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी का वो समय जब सिकंदर दुनिया जीतने निकला था, तो भू राजनीतिक मंच पर ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी अजेय सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया? उस खौफनाक सवाल का जवाब है ये चौंकाने वाला आंकड़ा 2 लाख। जी हाँ, सिकंदर की सेना का सामना किसी मामूली रियासत से नहीं, बल्कि एक ऐसी सेना से होने वाला था जिसके केवल पैदल सैनिकों की संख्या ही 2 लाख थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। चलिए अब बात करते हैं इस विशाल साम्राज्य और उसकी अपार धन संपत्ति की। सैन्य शक्ति का ये विशाल पैमाना मगध के अंतिम राजा धनानंद के हाथों में था। एक ऐसा शासक जो न केवल अपनी सेना बल्कि अपनी बेहिसाब दौलत के लिए भी पूरे प्राचीन विश्व में मशहूर था। इस ताकत का सबसे बड़ा सबूत हमें यूनानी और रोमन इतिहासकारों के रिकॉर्ड्स में मिलता है, जिन्होंने बड़ी ही तटस्थता से इस भयंकर सैन्य बल को दर्ज किया है। रोमन इतिहासकार क्विंटस कर्टियस रूफस के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 जंगी हाथी। यही वो भारी भरकम सेना थी जिससे युद्ध करने की सिर्फ कल्पना करके ही सिकंदर के सैनिकों में इतना खौफ बैठ गया कि उन्होंने बगावत कर दी। दिलचस्प बात यह है कि यूनानी लोग अपने रिकॉर्ड्स में इस बेहद शक्तिशाली राजा को एगाग्रामेस या जेंड्रेम्स कहते थे। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ये असल में संस्कृत शब्द औग्रसेन्य यानी उग्रसेन के वंशज का ही ग्रीक वर्जन है। ये शासक गंगरीदेय और प्रशियों यानी गंगा घाटी के विशाल इलाके का इकलौता और बेताज बादशाह था। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद इस साम्राज्य में एक बहुत बड़ी और घातक खामी थी, राजा का अहंकार और उसकी अलोकप्रियता। क्योंकि इतिहास गवाह है, किसी भी साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना की गिनती में नहीं, बल्कि उसकी घरेलू नींव यानी उसकी जनता के समर्थन में छिपी होती है। और यहीं धनानंद मात खा गया। भले ही उसके पास अपार दौलत थी, लेकिन इतिहास का हर प्रमुख ग्रंथ इस बात पर सहमत है कि धनानंद को उसकी अपनी ही प्रजा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ उसे लालची और जुल्म करने वाला बताते हैं। हमारे पुराण उसे अधार्मिक कहते हैं। और तो और यूनानी रोमन स्रोत तक ये मानते हैं कि अपने बुरे बर्ताव और चरित्र की वजह से वो अपनी ही जनता की नज़रों में गिरा हुआ था। जनता के इसी भारी गुस्से और असंतोष ने पाटलिपुत्र में एक ऐसी नाटकीय घटना के लिए मंच तैयार किया जिसने अंततः पूरे भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। और वो घटना थी महान विद्वान चाणक्य का अपमान। अब देखिए, अलग अलग ऐतिहासिक परंपराएं इस बगावत की चिंगारी को कैसे दर्ज करती हैं। बौद्ध परंपरा कहती है कि एक दान समारोह में धनानंद ने चाणक्य का उनके रूप रंग को लेकर घोर अपमान किया था, जिसके बाद चाणक्य ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया। वहीं जैन ग्रंथों के मुताबिक जब चाणक्य दान लेने गए थे, तब एक शाही सेवक ने उन्हें बेइज्जत किया था। वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इसी अपमान ने चाणक्य को नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकने की वो भयानक कसम खाने पर मजबूर किया था। कसम खाने के बाद चाणक्य चुप नहीं बैठे। बौद्ध कथाओं की माने तो वो एक खास अंगूठी की मदद से वहां से बच निकले, और फिर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कमाल की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे वो एक सिक्के से 8 सिक्के बना सकते थे। इसी टेक्निक से उन्होंने वो बेशुमार दौलत इकट्ठा की जो एक इतनी बड़ी क्रांति खड़ी करने के लिए चाहिए थी। इसके बाद शुरू हुई चाणक्य की एक बेहद ठंडी और सोची समझी रणनीति। उन्होंने धनानंद की जगह लेने के लिए 2 लोगों को चुना, पब्बत और चंद्रगुप्त। उनकी परीक्षा लेने के लिए चाणक्य ने एक चुनौती रखी। ऊन के धागे में पिरोया हुआ एक ताबीज निकालना था, लेकिन शर्त यह थी कि धागा न टूटे और पहनने वाले की नींद भी ना खुले। पब्बत इसमें फेल हो गया, लेकिन चंद्रगुप्त ने क्या किया? उसने सोते हुए पब्बत का सिर धड़ से अलग कर दिया और ताबीज निकाल लिया। ये घटना साफ बताती है कि उस वक्त चाणक्य को इस बगावत के लिए कितने कठोर फैसले लेने पड़े थे। और यहीं से आधिकारिक रूप से शुरू होता है चंद्रगुप्त का उदय। चंद्रगुप्त को चुनने के बाद चाणक्य ने अगले 7 सालों तक उन्हें तैयार किया, और जब समय आया तो उस महान विद्रोह का बिगुल बज उठा।
हालांकि इसकी शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। दरअसल उनका पहला कदम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उन्होंने सीधे धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया था, जो एक विनाशकारी भूल साबित हुई। लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति फौरन बदल दी। बीच में हमला करने के बजाय उन्होंने पहले सीमावर्ती यानी बॉर्डर के गांवों को जीतना शुरू किया। इस कदम दर कदम वाली स्ट्रैटेजी ने चाणक्य और चंद्रगुप्त को धीरे धीरे पाटलिपुत्र तक पहुंचने और अंततः उस खौफनाक नंद सेना को हराने में कामयाबी दिलाई। अब हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। जरा अलग अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि जब इतना बड़ा साम्राज्य आखिर ढह गया तो उस राजा का भाग्य क्या हुआ। ग्रंथों में यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। बौद्ध परंपरा बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को मार गिराया और चाणक्य ने उसका सारा छिपा हुआ खजाना ढूंढ निकाला। लेकिन इसके उलट जैन परंपरा एक बिल्कुल अलग और नरम कहानी सुनाती है। उनके अनुसार पराजित होने के बाद भी नंद राजा को बख्श दिया गया। उसे जिंदा अपनी जान बचाकर वहां से जाने की इजाजत मिली और तो और राजा की बेटी की शादी चंद्रगुप्त से हो गई। ये पूरी कहानी हमें रोमन इतिहासकार प्लूटार्क की दर्ज की हुई एक बहुत गहरी बात की याद दिलाती है। उन्होंने लिखा है कि खुद चंद्रगुप्त का मानना था कि सिकंदर इस नंद साम्राज्य को बहुत ही आसानी से जीत सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही ये साम्राज्य बाहर से लोहे की दीवार जैसा अभेद्य दिखता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था, क्योंकि वहां का राजा अपनी ही जनता की नजरों में नफरत का पात्र बन चुका था। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सत्ता का ये अंतिम विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसी विशाल सेना और बेशुमार दौलत का क्या ही फायदा जो सिकंदर महान को तो डरा दे, लेकिन उस राजा को ही न बचा सके जिसे उसकी अपनी जनता ने नकार दिया हो। सच तो यह है कि हथियारों की ताकत कभी भी लोगों के भरोसे का विकल्प नहीं बन सकती। ये एक ऐसा सवाल है जो उस प्राचीन काल में भी प्रासंगिक था और आज भी उतना ही सच है।